हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। इस क्लास में हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनोल इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पर आपको एक मिक्सचर दिया है क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनोल का। ये पूछा है कि ये किसका एग्जाम्पल है। ये एंटीसेप्टिक होता है, पेस्टिसाइड होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है या फिर एनाल्जेसिक होता है। तो देखो, जो क्लोरोजाइलिनॉल और जो टर्पिनोल होता है, ये मिक्सचर को, इन दोनों के मिक्सचर को, ये क्या होता है, ये हमारा होता है डिटोल। और डिटोल किसका एग्जाम्पल है भाई? एंटीसेप्टिक का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट इज अनअफेक्टेड बाय हीटिंग इज। यहाँ पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पूछा है कि कौन सा अनअफेक्ट रह जाता है, यानी कि हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जो हमारी प्रोटीन होती है, प्रोटीन बेसिकली चार टाइप की होती है, चार तरह के स्ट्रक्चर होते हैं उसके। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर। तो ये चार हो गए। तो इनमें से हीट का या फिर पीएच चेंज होने का, टेम्परेचर चेंज होने का, इनका जिस पे इफ़ेक्ट नहीं होता है वो होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। और जिन पे चेंजेस आ जाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? डीनेचुरेशन। तो होता क्या है देखो, ये प्रोटीन है कोई भी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोल दो या फिर सेकेंडरी, टर्शियरी या फिर क्वाaternary में, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन का। और इसका क्या है, हमने पीएच चेंज कर दिया या फिर टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो इसकी वजह से क्या है, ये जो प्रोटीन है ना, ये अनफोल्ड हो जाएगी। ठीक है? तो जो प्रोटीन होती है वो क्या होने लग जाती है? अनफोल्ड हो जाती है और वो सिंपल सीक्वेंस में आ जाती है, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उस तरह से। तो ये क्या करती है? अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस्ट कर देती है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि डीनेचुरेशन क्या होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो प्रोटीन अनफोल्ड हो जाते हैं उसी प्रोसेस में डीनेचुरेशन में होता है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी लॉस्ट हो जाती है। और सेकेंडरी, टर्शरी के केस में ये होता है। ठीक है? और किस में नहीं होता है? ये प्राइमरी में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। यहाँ पर पूछा है कि ये जो दोनों पेयर है, अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी ग्लूकोज का, ये कन्फर्मर्स होते हैं, एपीमर्स होते हैं, एनोमर्स होते हैं या फिर इनेंशोमर्स होते हैं। तो देखो, ग्लूकोज होता कैसे है, पहले तुम ग्लूकोज का एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज में हमें पता है कि 6 कार्बन होती है। यहाँ पर CHO बना लो और यहाँ पर क्या करो, 6th कार्बन पे CH2OH बना लो। तो यहाँ पर क्या है, बीच में आपको ये ऐसे 4 कार्बन एटम और हो गए। तो यहाँ पर क्या है देखो, राइट पे क्या होता है? OH होता है। फिर इस वाले राइट पे भी क्या होता है? OH होता है। यहाँ पर क्या होता है भाई? H होता है। और ये वाले 5th कार्बन पे भी क्या होता है? हमारा OH होता है। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4th हो गया, ये 5th और ये 6th कार्बन है। ठीक है? और अब यहाँ पर OH है तो इस साइड पे क्या आ जाएगा? H। ये हो गया OH, यहाँ पर H, मतलब OH के अपोजिट H लगा दो और H के अपोजिट OH लगा दो। तो ये क्या होता है? हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। तो इसकी हेमी एसिटल फॉर्म कैसी बनती है? देखो, जो ये 5th कार्बन वाला OH ग्रुप रहता है, यहाँ से क्या होता है, ये जो 5th कार्बन वाला ये जो OH ग्रुप रहेगा, यहाँ से ये इस तरह से यहाँ पर क्या करता है, ये वाला जो CHO ग्रुप है, देखो इसे ऐसे लिखते हैं हम। इस CHO ग्रुप को इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर ये जैसे 1st कार्बन है, ये 1st कार्बन पे क्या हो गया? ये OH लगा है और ये CHO। तो यहाँ पे ये जो OH था, ये OH का यहाँ पर क्या आ गया? ये ऑक्सीजन बॉन्डेड है और हाइड्रोजन ये ऐसे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? OH। तो ये इस तरह से, इस फ़ॉर्म को हम क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल फ़ॉर्म बोलते हैं। ये ग्लूकोज़ की हेमी एसिटल फ़ॉर्म होती है। और इन केस ऑफ फ्रक्टोज़ ये क्या होता है? हमारा हेमी कीटल फ़ॉर्म होता है, क्योंकि वहाँ पर कीटोन ग्रुप होता है। और अल्डिहाइड में क्या, ये ग्लूकोज़ में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेज़ेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो हेमी एसिटल फ़ॉर्म बनती है, इसमें देखो बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, वो क्या है देखो, सेम है अल्फ़ा फ़ॉर्म में और बीटा फ़ॉर्म में। अब सिर्फ़ जो डिफ़रेंस है ना, वो फर्स्ट कार्बन पे है, C1 कार्बन पे डिफ़रेंस है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं, एनोमर पेयर बोलते हैं। ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो एनोमर्स में होता क्या है देखो, जो C1 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जो हेमी एसिटल ये जो बॉन्ड बन रहा है, लिंकेज बन रही है, ये जिस कार्बन पे बन रही होती है, जिस कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन क्या रहता है? अटैच रहता है, हेमी एसिटल का, उस वाले कार्बन पे हमें OH की पोजीशन देखनी है कि वो लेफ्ट में है या फिर राइट में है। में होता है तो वो क्या होता है? अल्फ़ा। और अगर हमारा वो लेफ्ट में होता है तो वो क्या होता है? बीटा। तो सिर्फ़ जो C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है हेमी एसिटल और हेमी कीटल फ़ॉर्म में,
वो क्या होता है, हमारे एनोमर्स होते हैं। तो ग्लूकोज़ के केस में जो एनोमर्स बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, C1 पे बनते हैं। लेकिन इन केस ऑफ फ्रक्टोज़ जो हमारे एनोमर्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, C2 पर होते हैं। क्योंकि जो कीटोन ग्रुप होता है ना, वो कीटोन ग्रुप कहाँ पे होता है, C2 कार्बन पे होता है। यानी कि यहाँ पर इस तरह से C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है और ये लिंकेज यहाँ से, ये जो 5th कार्बन वाला जो OH ग्रुप था, यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से जाता है। तो यानी कि यहाँ पर ये लिंकेज बनती है। तो ये आप ध्यान रखना कि जो ग्लूकोज़ होता है उसमें जो एनोमर्स हैं वो C1 पे है, और जो फ्रक्टोज़ होता है उसमें क्या आएगा हमारा, C2 पे एनोमर्स आएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगर देखो इस तरह से आपको ये साइक्लिक भी इसकी ये बनानी हो स्ट्रक्चर, तो ये भी आप बना सकते हो आराम से। देखो जो भी ग्रुप्स आपके इधर राइट साइड में होते हैं, राइट साइड्स वाले ग्रुप्स को आपको क्या करना है, नीचे रखना है। तो देखो जैसे ये अल्फ़ा फ़ॉर्म बना रखी है, तो इसमें अल्फ़ा फ़ॉर्म में देखो किस तरह से बना रखा है। 1 सेकंड ये इरेज़ करके यहाँ से देखो। तो यहाँ पर देखो ये अल्फ़ा फ़ॉर्म में, यहाँ पर देखो ये वाला OH ग्रुप कहाँ पर है भई? अगर देखो इस फर्स्ट कार्बन पे आप देखो तो ये OH ग्रुप कहाँ पर है? राइट साइड पे है, तो राइट साइड वाले को आपको क्या करना है, नीचे बनाना है। तो ये फर्स्ट कार्बन वाला कहाँ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। फिर जो C2 कार्बन है, C2 कार्बन का भी OH कहाँ पर है? ऐसे आप पहले 6 मेंबर्ड रिंग बना लोगे। 6 मेंबर्ड रिंग बनाकर अगर आपको ये ऐसे ये लीनियर स्ट्रक्चर आता है इसका, तो इससे बन जाएगा ये ओपन स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये जैसे फर्स्ट कार्बन हो गया, तो फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ आ गया, नीचे। फिर ये जो सेकंड कार्बन था इस पे भी OH कहाँ आ गया, नीचे आ गया। फिर जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे देखो हाइड्रोजन है राइट साइड पे, तो राइट साइड पे हाइड्रोजन नीचे है, तो ये हाइड्रोजन बनाएँगे नीचे। और फिर ये इधर क्या आएगा, फोर्थ कार्बन। तो फोर्थ कार्बन पे क्या है, देखो यहाँ पर OH है राइट साइड पे, तो OH कहाँ पर आ जाएगा, नीचे की तरफ। और जो 5th कार्बन है ये तो आपका सेम ही रहेगा। 5th कार्बन पे आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो नीचे ही आएगा और ये 6th कार्बन क्या होगा, CH2OH जाएगा। तो ये तो दोनों केस में ही सेम रहेगा। तो ये आप ध्यान रखना, और फिर जो बाकी ये पोज़ीशन बच गई इसमें अपोज़िट में H लगा दो, ये H आ जाएगा, इधर ऊपर OH आ जाएगा और इधर भी H आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये इसकी हार्वर्ड प्रोजेक्शन भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिंकेज प्रेजेंट इन प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स इज, ये पूछा है कि प्रोटीन जो होते हैं इनमें कौन सी लिंकेज होती है। तो जो इनमें लिंकेज होती है वो कौन सी होती है भाई, पेप्टाइड लिंकेज होती है। ये बनते कैसे हैं, देखो जो अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलेंगे, अमीनो एसिड्स मिलेंगे। तो अमीनो जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCH NH2COH। तो होता क्या है, यहाँ पर देखो 2 अमीनो एसिड्स होंगे, ऐसे एक और दूसरा अमीनो एसिड होगा और उसमें क्या होगा, ये NH2 ग्रुप लगा होगा, जैसे यहाँ पर ये ठीक है, तो यहाँ पर ये CH है जैसे इस तरह से, और इधर ये COH है। तो होगा क्या, यहाँ पर ये वाला जो दूसरा कोई अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड का, यानी कि एक अमीनो एसिड का तो NH2 ग्रुप से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर क्या कर लेंगे, वाटर रिलीज़ कर देंगे। वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर ये जो लिंकेज बच गई, ये किसकी बच गई भई, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, ये NH। तो इसी लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए RNA। यहाँ पर ये पूछा है कि RNA कौन सा नहीं है। तो देखो RNA 3 टाइप का होता है, mRNA यानी कि मैसेंजर RNA, और rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA, और tRNA यानी कि ट्रांसफ़र या फिर ट्रांसपोर्ट RNA। और जो इनका फंक्शन होता है, देखो मैसेंजर नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएँगे, डिकोड करेंगे। और राइबोसोम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, अभी प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और जो ये क्या करेंगे, tRNA ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। तो यहाँ पर इनके फंक्शन भी हो गए और टाइप भी हो गए RNA के। तो यहाँ पर जो RNA नहीं होता है वो कौन-सा नहीं होता है भई, tRNA नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़, यहाँ पर आपको क्या है, ग्लूकोज़ की रिएक्शन पूछी है। तो यहाँ पर आपको 2 कंडीशंस दी है, एक HI और हीट, और दूसरी मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ आपको रिएक्शन करनी है। तो देखो ग्लूकोज़ की जितनी भी रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिस भी एग्ज़ाम के सिलेबस में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट आ रहे होते हैं, तो वहाँ से इस टॉपिक से, यानी कि पर्टिकुलरली इस टॉपिक से कि ग्लूकोज़ कौन-कौन सी रिएक्शंस देता है और रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट फ़ॉर्म करता है, क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लूकोज़ जब HI के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है। तो ग्लूकोज़ जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, स्ट्रेट चेन में चेंज हो जाता है, स्ट्रेट चेन का प्रोडक्ट बना लेता है। तो यहाँ पर ये बना लेगा, जो ग्लूकोज़ होता है हमारा 6 कार्बन का ही होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना लेगा। ये क्या बन गया, यहाँ पर एनहेक्सेन बन गया।
तो इन केस ऑफ एचआई आप ध्यान रखना, एक रिएक्शन तो यही होती है कि ये क्या करता है भई, ये एनहेक्सेन बना लेता है एचआई के साथ रिएक्शन करके। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है हमें, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड दिया है, तो ये जब हम ऐड करते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो ये क्या करता है, यहाँ पर साइक्लाइजेशन प्रोसेस हो जाती है हाइड्रोकार्बन की। ये हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोकार्बन का क्या हो जाता है, साइक्लाइजेशन हो जाता है। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेन। और फिर जब हम इसको हीट करेंगे 773 केल्विन टेम्परेचर पे, तो जब इसको हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बेंजीन बना लेता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स रिस्पेक्टिवली। ये पूछा है कि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लांट्स में कौन सी फॉर्म में स्टोरेज होती है उनकी, और एनिमल्स में कौन सी फॉर्म में स्टोरेज होती है। तो देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लांट्स में वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं, और जो एनिमल्स है इनमें ये कौन सी फॉर्म में स्टोर होते हैं, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। ये जो ग्लाइकोजन होते हैं ये क्या होते हैं भाई, इन्हें हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं भी, और ये क्या होते हैं, ये लीवर में या फिर मसल्स के अंदर क्या रहते हैं, स्टोर होते हैं। और जो स्टार्च होता है, स्टार्च के देखो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अमाइलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज जो होता है ये क्या होता है हमारा, वाटर सोल्यूबल होता है, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये हमारा क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। तो आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, देखो पैक्टिन, पैक्टिन में क्या आ रहा है, लास्ट में इन आ रहा है, तो इनसे क्या हो गया, इनसोल्यूबल। तो इनसोल्यूबल इन वाटर क्या होगा, अमाइलोपेक्टिन, और अमाइलोज क्या बनेगा, वाटर सोल्यूबल। अब इनकी ना परसेंटेज भी आपको ध्यान रखनी है कि परसेंटेज में ये कितनी परसेंटेज में होता है। तो जो अमाइलोज होता है वो देखो 15 to 20% होता है। तो देखो आप इसे भी ऐसे याद रख सकते हो कि ये वाटर सोल्यूबल होता है, तो इसकी जो परसेंटेज होगी वो क्या होगी, कम होगी, यानी कि 15 to 20% होगी। और जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, तो ये इनसोल्यूबल है, तो यानी ये क्या रहेगा, ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, तो ये कितना हो गया, 80 to 85%। तो आप ये इस तरह से ध्यान भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज, यहाँ पर ये पूछा है कि जो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज बोलते हैं, पायरानोज बोलते हैं, गैलेक्टोज बोलते हैं, या फिर अमाइलोज बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पायरानोज बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन में पायरानोज मिलता है या फिर पायरान मिलता है, उसके बेसिस पे देख लेना। और ऐसे ही जो फ्रक्टोज होता है उसकी रिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज बोलते हैं। और ये क्या होती है, फ्यूरान से आई है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो ग्लूकोज होती है ये 6 मेंबर रिंग बनती है इसकी साइक्लिक, और जो फ्यूरानोज होती है ये क्या होती है, हमारी 5 मेंबर रिंग होती है। ये हमारा हेमी एसिटल फॉर्म होता है क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है, और ये हमारा क्या होता है, हेमी कीटल होता है क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप होता है। रिड्यूसिंग शुगर इज़, यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल पूछा है कि कौन सा है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है, माल्टोज है। तो देखो इनमें से कौन सा बनेगा, तो पहले हम एक बार ये देखते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर होते क्या है। तो देखो रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो कैपेबल होते हैं रिड्यूस करने को, किसको रिड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं, ये फैलिन सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को, इनको रिड्यूस कर दे ये। तो ये कौन कौन कर पाता है, देखो सेल्यूलोज और जो स्टार्च है ये तो क्या होते हैं भाई, हमारे पॉलीसेकेराइड, और जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। जो ये सुक्रोज और जो माल्टोज है ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, ये डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, जो सुक्रोज होता है ये डाइसेकेराइड होता है, लेकिन ये क्या होता है हमारा, ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो सुक्रोज भी रिड्यूस नहीं करेगा। तो जो रिड्यूसिंग शुगर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये रिड्यूसिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, जो भी यानी कि रिड्यूस कर पाते हैं, कैपेबल होते हैं रिड्यूस करने को, फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को। वो रीज़न होता है इसका क्योंकि उनके पास क्या होता है, फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च वी फाइनली गेट, कि स्टार्च का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, ग्लूकोज मिलता है। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5। और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है भाई, ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है, C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एपीमेरिक पेयर, ये पूछा है कि यहाँ पर एपीमेरिक पेयर का काम कौन करेगा, मतलब एपीमेरिक पेयर कौन बना रहा है यहाँ पर। तो देखो एपीमर्स क्या होते हैं, पहले हम ये देखते हैं। एपीमर्स वो होते हैं ओनली वन कायरल सेंटर डिफरेंट कन्फिग्रेशन, कि सिर्फ एक ही कायरल सेंटर क्या होता है, डिफरेंट होता है कन्फिग्रेशन में, यानी कि OH डिफरेंट साइड्स पे होते हैं एक ही सेंटर पे। अब कायरल सेंटर क्या होता है, तो कायरल सेंटर क्या होता है, एक ऐसा कार्बन सेंटर, एक ऐसा कार्बन एटम जिसपे क्या लगे होते हैं, चारों ग्रुप सी क्या लगे होते हैं, डिफरेंट लगे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं। जैसे देखो ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन पे ध्यान से देखो, इस साइड पे क्या है, OH ग्रुप लगा है,
इस साइड पे क्या है हाइड्रोजन है और इधर क्या है ये अल्डिहाइड ग्रुप है और नीचे क्या है ये पूरी चेन है। तो देखो इस कार्बन पे क्या है सारे ही ग्रुप्स डिफरेंट है तो ये क्या है यहाँ पर कायरल सेंटर है। तो जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर होते हैं ग्लूकोज में टोटल 4 कायरल सेंटर होते हैं। कौन-कौन से देखो ये वाला होता है, एक ये और एक ये। तो इस तरह से 4 टोटल कायरल सेंटर होते हैं। तो उसने क्या कहा है कि एक कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होनी चाहिए। तो देखो इसमें यहाँ पर ये ग्लूकोज़ लिया है इन्होंने और ग्लूकोज़ में ओएच जो है देखो कहाँ पर है ये राइट साइड पे है और इस वाले स्ट्रक्चर में देखो ये मैनोज़ का स्ट्रक्चर है, इसमें जो ओएच ग्रुप लगा है वो देखो कहाँ पे है, ओएच की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, ये वाला ओएच कहाँ आ गया लेफ्ट पे आ गया और ये हाइड्रोजन कहाँ आ गया राइट पे आ गया। और बाकी स्ट्रक्चर देखो ग्लूकोज़ का क्या है पूरा का पूरा ही नीचे सेम है। तो एक ही पोज़ीशन पे चेंज हुआ है, एक ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है इसकी तो बाकी पूरी क्या है सेम है। तो ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पेयर्स को हम बोलते हैं एपिमेरिक पेयर। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था यहाँ पर कि जो ग्लूकोज़ होता है और जो मैनोज़ होता है ये कौन-सा एपिमर होते हैं, तो ये कौन-सा एपिमर होते हैं, ये C2 एपिमर होते हैं। अब हमने इन्हें C2 एपिमर क्यों बोला है क्योंकि जो सेकंड कार्बन है, इस वाले कार्बन पे क्या हुई है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया C2 एपिमर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल लिया है, तो देखो ये ग्लूकोज़ होता है, तो ग्लूकोज़ में ये जो 4th कार्बन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसमें 4th कार्बन जो है वो राइट साइड पे है और यहाँ पर इसमें देखो आप, ये क्या है हमारा गैलेक्टोज़ है और गैलेक्टोज़ में देखो जो 4th कार्बन पे जो OH है, वो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पे है और पूरा ही ऊपर और ये इधर नीचे कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी सेम है। तो ये भी किसका पेयर है भई, ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ भी हमारा क्या है, ये भी एपिमर्स का पेयर है और ये एपिमर कौन-सा बनेंगे, C4 एपिमर। रीज़न क्या है इसका क्योंकि 4th कार्बन पे क्या है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मॉलिस टेस्ट इज़ गिवन बाय, तो ये जो मॉलिस टेस्ट होता है ये कौन देता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट को कंफर्म करने के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। कैसे करते हैं हम, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं और इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम क्या करेंगे, एसिड ऐड करेंगे और जिसकी वजह से क्या बनता है, फॉस्फोरल बनता है और फिर क्या होगा, फिर उसके अंदर हम मॉलिस्ट रीजेंट को ऐड करते हैं। मॉलिस्ट रीजेंट क्या होता है हमारा, ये होता है अल्फा नेप्थोल का इथेनॉलिक सॉल्यूशन या फिर अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थोल। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या करता है, एक पर्पल कलर की रिंग बन जाती है। तो पर्पल कलर की रिंग ही क्या इंडिकेट करती है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है वहाँ पर प्रेज़ेंट है। अगर ये पर्पल कलर की रिंग नहीं आती अल्फ़ा नेप्थोल ऐड करने के बाद, तो इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट कैसा आया है हमारा, नेगेटिव आया है और कार्बोहाइड्रेट क्या है भई, एब्सेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो आपको ये दिया है कि ए हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट बना रहा है वो बना रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और जो बी का हाइड्रोलिसिस हमने किया तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और सी का हाइड्रोलिसिस करने पर जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है हमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो देखो ये यहाँ पर आपको क्या है, सब में ही 2-2 यूनिट मिल रही है प्रोडक्ट की, तो इसका मतलब क्या है, ये सारे यहाँ पर एबीसी की क्या दिए हैं आपको, डाइसैकेराइड्स दिए हैं। तो जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, अब हम यहाँ पर चूज़ करेंगे कि कौन से डाइसैकेराइड हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसैकेराइड्स ऐसे देगा। तो देखो जो ग्लूकोज़ प्लस फ्रक्टोज़ होता है ये किससे मिलता है हमें, सुक्रोज़ के हाइड्रोलिसिस से मिलता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन और डी ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि ए ऑप्शन में आपको पहला जो पेयर दिया है वो लैक्टोज़ दिया है और डी ऑप्शन में आपको माल्टोज़ दिया है। बी और सी में ही आपको क्या गिवन है, यहाँ पर सुक्रोज़ गिवन है। फिर देखो सेकंड जो बी दिया है, बी क्या हो सकता है, ग्लूकोज़ और ग्लूकोज़। तो ग्लूकोज़ और ग्लूकोज़ हमें कौन से हाइड्रोलिसिस से मिलती है, कौन से कार्बोहाइड्रेट के, ये हमें मिलती है माल्टोज़ के हाइड्रोलिसिस से। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। और जो सी है वो हमारा क्या बन जाएगा, लैक्टोज़। और इसको याद करने के लिए देखो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो ग्लूकोज़ तो सबकी यूनिट है, ग्लूकोज़ तो इन सारे डाइसैकेराइड्स की यूनिट है, लैक्टोज़ की भी, सुक्रोज़ की भी और माल्टोज़ की भी। अब ग्लूकोज़ में क्या है, एक फ्रक्टोज़ है और बी में यानी कि जो हमारा माल्टोज़ है उसमें क्या है, दोनों ग्लूकोज़ है। अगर गैलेक्टोज़ का है तो गैलेक्टोज़ का देखो आप थोड़ा-सा ऐसे ध्यान रख सकते हो, जो हमारा लैक्टोज़ है, देखो लैक्टोज़ में क्या आ रहा है, लैक, और गैलेक्टोज़ तो देखो इसकी जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो इसमें भी बीच में क्या आ रहा है, गैलेक आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लैक आ रहा है इससे क्या हो जाएगा, लैक्टोज़। तो इस तरह से भी आप क्या है, इसको थोड़ा-सा याद रखने में थोड़ा ईज़ी हो सकता है ये, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा भई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स लीड्स टू लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कि जो डीनेचुरेशन प्रोसेस होती है उसमें प्रोटीन्स क्या करता है, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है। ये बात ठीक है।
तो ये कह रहा है कि क्यों होता है ऐसा फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स कि अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, लॉस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर कि भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाता है, या फिर लॉस ऑफ बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर लॉस हो जाते हैं, या फिर लॉस ऑफ बोथ सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये डीनेचुरेशन प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस की थी क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस 1 मोल ऑफ माल्टोज यील्ड। ये पूछा है कि 1 मोल माल्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है कि माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें जो मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं, जो मिलेंगे, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना और आप खुद ट्राई करना कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो लिंकेज पूछी है बिटवीन टू मोनोसेकेराइड्स की, दो मोनोसेकेराइड्स के बीच में जो ऑक्सीजन एटम होता है, वो ऑक्सीजन एटम से क्या रहते हैं, लिंक रहते हैं दोनों मोनोसेकेराइड्स। तो उस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, तो उस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये बनती कैसे है, देखो जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गए। अब मैंने आपको हार्वर्ड स्ट्रक्चर ये बनाना सिखाया था कि कैसे बना सकते हैं इसका, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का या फिर किसी और भी स्ट्रक्चर का आप बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये ग्लूकोज़ जो है 2 यूनिट लिए हमने ग्लूकोज़ की, और ग्लूकोज़ में जो OH होता है यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन और एक ये OH क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और इन्होंने कंडेंस करके यानी कि वाटर को एलिमिनेट करके यहाँ से इस ऑक्सीजन के थ्रू क्या किया, इन दोनों ग्लूकोज़ यूनिट ने लिंक कर लिया, बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन गया इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या फिर ये क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये जो दोनों यूनिट होती हैं, देखो 2 सिंगल यूनिट किसकी हैं, ग्लूकोज़ की, और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें, माल्टोज़, सॉरी हाँ, जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, माल्टोज़। तो यानी कि माल्टोज़ की जो मोनोसैकेराइड यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज़ होती है, और ग्लूकोज़ से हमें कार्बोहाइड्रेट कौन-सा मिलता है, डाइसैकेराइड, वो हमें माल्टोज़ मिलता है। तो यहाँ पर जो ये लिंकेज होती है ना, ये वाली लिंकेज, इसी लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक बार हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक कौन-सा होता है हमारा, मोनोसैकेराइड्स होता है, एक होते हैं हमारे ओलिगोसैकेराइड्स, और एक होता है पॉलीसैकेराइड्स। तो ये हमने किसके बेसिस पे इनको कैटेगराइज़ किया है? ये हमने कैटेगराइज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि ये जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, खुद ही एक सिंगल यूनिट होती है, तो इनको हाइड्रोलिसिस करने पर कोई फर्दर रिएक्शन नहीं होती है। तो ये क्या है, यहाँ पर कोई हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट नहीं बनाते। जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, ये हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होते हैं, ये हमें प्रोडक्ट देते हैं क्या भाई, 2 से 9 तक, यानी कि 2 से 9 10 तक क्या करते हैं, ये हमें मोनोसैकेराइड्स की यूनिट देते हैं। ये देखो ऐसे कैटेगराइज़ हो सकते हैं, जैसे 2 यूनिट के लिए क्या होगा, डाइसैकेराइड होगा, 3 यूनिट के लिए क्या होगा, ट्राइसैकेराइड होगा, 4 के लिए ऐसे चलता रहेगा। तो जैसे डाइसैकेराइड का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं सुक्रोज़, तो जो सुक्रोज़ होता है, सुक्रोज़ का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पता है हमें क्या मिलता है, फ्रक्टोज़ प्लस ग्लूकोज़। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड मिलते हैं, क्योंकि ये आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये क्या करता है, हमें 2 प्रोडक्ट देता है, 2 सेकेराइड्स देता है। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो हाइड्रोलिसिस करने पर 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स की, ये किसके बेसिस पे थी भाई, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, की हाइड्रोलिसिस पे इनका प्रोडक्ट क्या होता है।